हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एस्थेटिक सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी, अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस्थेटिक सर्जरी, इसका सिंपल मीनिंग में हम कहना चाहें तो इसका मतलब होता है कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी और जो हम मेनली सर्जरी करते हैं जिसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहा जाता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले कॉस्मेटिक सर्जरी होता क्या है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं रहता है। सिंपल है कि हमें जैसे कि हमारा नोज है तो वो हमें पसंद नहीं आया कि हमारा नोज छोटा है, हमें लंबा नोज पसंद है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे। ठीक है। लेकिन रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है कि पेशेंट को अगर कोई बर्थ से प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि ये क्या पढ़े थे ना, क्या क्लेफ्ट लिप, मतलब लिप फटा हुआ है, या क्या कोई ट्रॉमा हुआ, कोई डिजीज हुआ, कोई बर्न हुआ, ये सब से अगर उसको सही करना है, स्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेशन इसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं उनका यूनिक चैलेंज क्या होता है, तो उनका यूनिक चैलेंज ये नहीं होता है कि पेशेंट को ये नॉर्मल करना, उनका यूनिक चैलेंज होता है पेशेंट का सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उनका ऑलरेडी वो पार्ट नॉर्मल तो है ही, उन्हें जैसा चाहिए। तो ये एक बहुत यूनिक चैलेंज होता है कि जैसा पेशेंट कह रहा है वैसा उनका प्लास्टिक सर्जरी करना। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि देखिए एक मॉस है, ठीक है, हमें वाइट मॉस नहीं पसंद है, हमें थोड़ा सा ब्लैक करना है इस टाइप का, तो हमने कर दिया, इसी को कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी, इसमें हुआ क्या है, तो हेमीफेशियल कंपोजिट टिश्यू एलो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। अब क्या कह रहा है, तो असेसमेंट कैसे करेंगे फेशियल एस्थेटिक का। तो द पेशेंट हु प्रेजेंट विथ फेशियल एस्थेटिक सर्जरी शुड स्टार्ट विथ इलेक्शन ऑफ द पेशेंट शिप कंप्लेन। सबसे पहले स्टार्ट क्या से करेंगे, तो पेशेंट को कंप्लेन क्या है। जैसे कि अगर नोज का प्लास्टिक सर्जरी करवाने आया था, नोज में मैं कहेगा मेरे को छोटा नोज नहीं चाहिए, मेरे को लॉन्ग नोज चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट का शिप कंप्लेन, फिर एग्जामिनेशन करेंगे उस पार्टिकुलर रीजन का। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटायर फेस शुड नोट स्किन क्वालिटी एज वेल एज presence ऑफ redundant स्किन ऑन द नेक, जॉल एंड आईलिड। कह रहा है हम देखते हैं कौन कौन सा, तो स्किन का क्वालिटी कैसा है, कितना बेकार स्किन, यूजलेस स्किन या यूजफुल स्किन है नेक पे, जॉल पे, आईलिड पे। तो जॉल क्या होता है, द लोअर पार्ट ऑफ पर्सनस चिक, चिक के नीचे जो पार्ट होता है ना उसको हम जॉल कहते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ नेसोलेबियल फोल्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ मेरियोंटी लाइन ऑन द चिन शुड बी नोटेड। और क्या देखते हैं, तो फेसोलेबियल फोल्ड देखते हैं और मेरियोंटी लाइन। अब मेरियोंटी लाइन क्या होता है, ये पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग का ऊपर वाला है उसको कहते हैं नेसोलेबियल फोल्ड, इसको देखते हैं, और नीचे वाला लाइन जो लिप्स से नीचे गया है उसको कहते हैं मेरियंती लाइन। ये दोनों को हम मेनली देखते हैं। समझ में आ गया, हम क्या क्या देखते हैं, नेसोलेबियल फोल्ड देखते हैं और मेरियंती लाइन देखते हैं, ये दोनों समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, ब्रो पोजीशन शुड बी इवेलुएटेड एलॉन्ग विद द डिस्टेंस फ्रॉम ब्रो टू एयर लाइन। और क्या, अगर ब्रो का आईब्रो का पोजीशन अगर सही करना है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आईब्रो के पोजीशन को इवेलुएट करते हैं, और एयर लाइन मतलब हेयर कहाँ पे है, उससे उसका जो लास्ट लाइनिंग है उससे आईब्रो के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है। बल्गिंग फैट इन द लोअर आईलिड रीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ टीयर थ्रो डिफॉर्मिटीज एंड डीप फोल्ड एट द लीड चिक जंक्शन शुड बी इवेलुएटेड। ठीक है। अब ये टीयर थ्रो डिफॉर्मिटीज क्या होता है, तो चलिए पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए यही है टीयर थ्रो डिफॉर्मिटी, जैसे कि हम जब रोते हैं ना तो ऐसे हमारा आँख फुला फुला हो जाता है, तो वही देखिए पोजीशन दिखा रहा है ना, इसी को कहते हैं टीयर थ्रो डिफॉर्मिटीज। ठीक है। देखिए मतलब इसमें कह रहा है कि जो टीयर थ्रो डिफॉर्मिटीज था ना उसी को लीड चिक जंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। अब हमें किसी किसी इंसान को क्या चेक कराना रहता है कि उसको फेशियल में एजिंग, मतलब जब एज होता है तो झुर्रियाँ ये सब दिखने लगती है तो वो कम करना रहता है, तो उसका हॉलमार्क क्या है, तो हॉलमार्क उसका है कि उसका फेशियल फैट क्या हो जाएगा, एट्रोपी और डिसेंट हो जाएगा। वही एट्रोपी मतलब लूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और डिसेंट मतलब लूज होकर नीचे से नहीं झुर्रियाँ जैसे आने लगती है, तो वो क्या है, हॉलमार्क है।
अब क्या पढ़ना है, द ब्लेफेरोप्लास्टी एंड ब्रोलिफ्ट। ब्लेफेरोप्लास्टी में हम क्या करते हैं मेनली, तो अपर आईलिड का क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। तो वही है, एक्सेस फैट एंड एडिपोज टिश्यू डिपोजिट ऑफ द अपर आईलिड आर अप्रोच थ्रू द इंसिजन बेस्ड ऑन सुप्रातालसर क्रीज। वही कह रहा है, आप सुप्रातालसर क्रीज क्या होता है ये देखना चाहते होंगे आप, दिखाती हूँ एक और, ये पिक्चर को अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। आईब्रो के ऊपर वाला जो देखिए लाइनिंग है, इसको कहते हैं तो सुप्रातालसर क्लीज, ठीक है। और लाइनिंग के ऊपर जो स्पेस रहता है उसको कहते हैं आई शैडो स्पेस। आँख के जो आगे वाला पॉइंट है उसको मीडियल कैंथस, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको लेटरल कैंथस, ठीक है। अब देखिए नसों क्या है, जुगल ग्रोज यहाँ पर ये है, ठीक है। लोअर लिड क्रीज आपने देख लिया है। आईलिड चीक जंक्शन देखिए आपको इसमें सारे जो पिक्चर आपको है उसमें है। अपर लिड क्रीज देख लीजिए, उसके बाद क्या क्या है, लोअर लिड क्रीज देख लिए, ठीक है। तो आपको अब सारे समझ में आ गया कि हम क्या क्या कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो हम ब्लेफरोप्लास्टी में क्या क्या देखते हैं कि एक्सेस स्किन और एडिपोज डिपोजिट अपर लिड में कहाँ कहाँ पे हुआ है, ठीक है, मेनली सुप्रातालसर क्लीज में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स बताया है, ये पिक्चर्स क्या है, ब्रोलिफ्ट का, मैंने एफ फॉर फॉरहेड, ये जो लाइनिंग बताया है एफ फॉर फॉरहेड, ठीक है, फॉरहेड दिखा रहा है। ए फॉर टेम्पोरल स्काल्प इंसिजन, ये जो ए है वो क्या है, टेम्पोरल स्काल्प इंसिजन है, ठीक है। बी क्या है, तो टेम्पोरल हेयर लाइन इंसिजन, ये जो हेयर लाइन इंसिजन है ना ये बी है, ठीक है। अब सी क्या है, तो मिड लाइन स्काल्प इंसिजन, देखिए यहाँ पे ये मिड लाइन स्काल्प इंसिजन है। डी क्या है, तो मिड हेयर लाइन इंसिजन, ये डी है जो हेयर लाइन इंसिजन है। एफ क्या है, तो फ्रंटल है। अब क्या है, फॉरहेड है। ई क्या है, तो ई है डायरेक्ट आईब्रो इंसिजन, इसमें डायरेक्ट देखिए आईब्रो नीचे था तो उसको सही करके ऊपर किया गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। सर्विकोफेशियल राइडिनटेक्टोमी कैसे होता है, तो यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब ईयर को इसमें सही किया जाता है, ठीक है, और भी सही किए जाते हैं। अब क्या कह रहा है, केयरफुल अटेंशन ऑफ मार्किंग विल अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओवर रिसेक्शन, मतलब अगर आप सही से मार्किंग करोगे तो आपके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल इज ऑफन एक्सीज टू एसिटुनुएट सुप्रातालसर फोल्ड, कह रहा है सुप्रातालसर फोल्ड तो आपको पता है, और ऑर्बिकुलरिस मसल कहाँ होता है, आँख के चारों ओर, ठीक है। तो इसमें जब दूसरा सुप्रातालसर फोल्ड को हम सही करते हैं तो ऑर्बिकुलरिस मसल क्या होता है, उससे निकलता है। अब क्या कह रहा है कि फैट डीप टू द ऑर्बिटल सेप्टम इज रिसेक्टेड सेलेक्टिवली, मतलब जो फैट होता है अंदर में उसको बहुत सेलेक्टिवली क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और इंसिज किया जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है, तो मैक्सिमम जो कॉम्प्लिकेशंस आता है वो क्या होता है, हेमेटोमा, क्या हेमेटोमा, और क्या होता है, लोअर लिड रिट्रैक्शन हो जाता है, इंजरी टू ऑकुलर मसल, तीन इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती है, एक तो हेमेटोमा, लोअर लिड रिट्रैक्शन और इंजरी टू ऑकुलर मसल। अगर हेमेटोमा होगा तो कहाँ पर होगा, तो रेट्रो ऑर्बिटल रीजन में होगा, जहाँ पर सही में सर्जरी होता है। परमानेंट विजन लॉस भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होगा, ठीक है। ब्रोपिटोसिस हो सकता है, जज रिलेटिव टू द सुपीरियर ऑर्बिटल रिम, मतलब सुपीरियर ऑर्बिटल रिम में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, फेसलिफ्ट, फेसलिफ्ट को क्यों सही किया जाता है, कोई कोई बुढ़े हो जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, स्किन डिसेंडेड हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए हम फेसलिफ्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, करेक्शन ऑफ जॉल, नेसो ऑर्बिटल फोल्ड, किसी को नोज पसंद नहीं है, रिडंडेंट नेक स्किन पसंद नहीं है, तो वो सब ये क्या करते हैं, फेसलिफ्ट प्रोसीजर करते हैं, जो रिमूव करता है स्किन को एंड टाइट करता है मस्कुलो एपोन्यूरेटिक सिस्टम को, ठीक है। मतलब इसको क्या कहते हैं, ये क्या कुछ सही करता है, तो फेसलिफ्ट को सही करता है, स्किन को टाइट करता है, एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करता है, और किसको, एसएमएस लेयर को टाइट करता है। एसएमएस लेयर क्या है, एस से सुपरफिशियल, एम से मस्कुलो, ए से एपोन्यूरेटिक और एस से सिम्टम को ये सही करता है। अब एसएमएस लाई डीप टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये कहाँ पे रहता है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के डीप में,
अनकंटेन मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, और इसी में क्या होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के मैक्सिमम मसल्स होते हैं। द फेशियल नर्व आर इन ए प्लेन जस्ट डीप टू द SMS। जो फेशियल नर्व है ना वो किसके प्लेन में रहता है, तो SMS के प्लेन के लाइन में रहता है, ठीक है। द इंसिजन फॉर मोस्ट फेस लिफ्ट टेक्निक आर प्री-ऑलिकुलर विथ एक्सटेंशन इनटू टेम्पोरल हेयरलाइन सुपरफिशियली एंड इनटू द रेट्रो-ऑरिकुलर रीजन पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली। कह रहा है जब फेस लिफ्ट में इंसिजन किया जाता है तो मोस्ट पार्ट क्या होता है, तो प्री-ऑरिकुलर, ठीक है। कहाँ तक एक्सटेंड होता है, तो टेम्पोरल हेयरलाइन, अभी पिक्चर दिखाया था ना। सुपरफिशियली में कहाँ से कहाँ तक, तो सुपरफिशियली में प्री-ऑरिकुलर से हेयर लाइन ऑफ टेम्पोरल, ठीक है। इन्फीरियर में कहाँ तक, तो रेट्रो-ऑरिकुलर रीजन से कहाँ से, इनटू द रेट्रो-ऑरिकुलर रीजन, मतलब कि रेट्रो-ऑरिकुलर रीजन तक। सुपरफिशियल में कहाँ तक से, तो हेयर लाइन टेम्पोरल हेयर लाइन, और नीचे में और पोस्टीरियर में रेट्रो-ऑरिकुलर रीजन तक, ठीक है। अब प्लेटिसिमल लेयर तो पता है, नेक में जो पूरे मसल्स होते हैं उसके ऊपर जो एक लेयर होता है उसको कहते हैं। इस कंटिन्यूअस विथ SMS लेयर एंड कैन बी प्लीकेटेड थ्रू ए स्मॉल नेक इंसिजन टू एलिमिनेट द नेक अपीयरेंस ऑफ वर्टिकल बैंड एलोंग द मसल एज। मतलब क्या कहते हैं हम, ये SMS के साथ क्या प्लेटिसिमल लेयर को भी थोड़ा हटाते हैं ताकि जो वर्टिकल बैंड दिखता है ना बस वो कम हो जाए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, हेमाटोमा, मैक्सिमम हेमाटोमा सब में होता है, विच में रिक्वायर ऑपरेटिव ड्रेनेज टू प्रिवेंट स्किन फ्लैप नेक्रोसिस। जब हेमाटोमा हो जाए तो हमें ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ता है, नहीं तो स्किन फ्लैप नेक्रोसिस होने का संभावना है। इंजरी टू फेशियल नर्व आर मोस्ट ऑफन टेम्पोरल ब्रांच एंड मार्जिनल मैंडिबल ब्रांच। कह रहा है मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो टेम्पोरल ब्रांच में और मार्जिनल मैंडिबल ब्रांच में, ठीक है। अब आ गया राइनोप्लास्टी क्या है, राइनोप्लास्टी क्या है, तो राइनोप्लास्टी में हम नोज का क्या करते हैं, ये सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नसल एनाटोमी को हम सही करते हैं। अब क्या है इसमें, इवैल्यूएशन ऑफ राइनोप्लास्टी पेशेंट नॉट ओनली शुड इंक्लूड द एस्थेटिक कंप्लेंट बट ऑल्सो शुड कंसीडर द फंक्शन ऑफ नसल एयरवेज। इसमें हम सिर्फ एस्थेटिक कंप्लेंट को सही नहीं करते हैं, बल्कि नसल एयरवेज अगर अच्छा से फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो भी हम इसमें सही करते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन एट द इंटरनल नसल वाल्व which is the junction of upper lateral cartilage and septum can be identified by applying lateral transection on the cheek skin to open the valve and observe the। अच्छा, ये कोतल साइन क्या होता है, ठीक है। तो हमें अगर नसल का ऑब्स्ट्रक्शन देखना है तो ये नोज के बगल में क्या होता है, स्किन होता है, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर रिट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन सही ही हो गया, मतलब हेयर फ्लो सही हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं सही हुआ तो कोई और कारण है, तो इसी को क्या कहते हैं, कोतल साइन कहते हैं, ठीक है। एस्थेटिक डिफॉर्मिटीज कहाँ पर होता है मेनली, तो डॉर्सम ऑफ द नोज होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें एस्थेटिक कॉस्मेटिक के पर्पज से अगर नाक को सही करना है तो मेनली कौन से पार्ट पे हम ध्यान देते हैं, डॉर्सन ऑफ द नोज को, ठीक है। कम्बिनेशन विथ ऑस्टियोटोमीज विच सर्व टू रिपोजिशन ऑफ नसल बोन। ये मेनली क्यों किया जाता है, ताकि नसल बोन को रिपोजिशन किया जा सके। एंड द रेस्पिंग ऑफ द बोन। अब रेस्पिंग मतलब क्या होता है, रेस्पिंग ऑफ द बोन मतलब जो हार्स होता है ना वो सब बोन का, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एस्थेटिक डिफॉर्मिटीज अगर टिप ऑफ द नोज करना रहेगा, वो डॉर्सन था, तो डॉर्सन में क्या किया था, तो रिपोजिशन और रेस्पिंग ऑफ द बोन किया था। अब टिप ऑफ द नोज को हमको त्रित करना है, और तो कैसे करेंगे, या तो रिड्यूस करेंगे क्या, विड्थ लोअर लेटरल कार्टिलेज का, या स्वी करेंगे कार्टिलेज टुगेदर टू रिड्यूस द टिप विड्थ। अगर टिप विड्थ का कम करना है तो क्या करेंगे, तो लोअर लेटरल कार्टिलेज को रिड्यूस करेंगे, उसके विड्थ को। दूसरा स्वी करेंगे कार्टिलेज को, जो रिड्यूस कर देगा टिप का विड्थ, ठीक है। अ स्मॉल टिप कैन बी ऑगमेंटेड विथ कार्टिलेज ग्राफ्टिंग। अगर किसी का स्मॉल टिप हो, वो तो लार्ज टिप के लिए था कि हम क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे विड्थ को, लेकिन अगर किसी का स्मॉल ही रहे तो क्या करेंगे, कार्टिलेज ग्राफ्टिंग करेंगे।
कहाँ पे, तो सेप्टम और ऑरिकल में। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है राइनोप्लास्टी का, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस वही इंडक्शन ऑफ न्यू नेसल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। अब क्या है, सक्शन लिपोटोमी, लिपोटोमी मतलब लिप का हम करते हैं, ठीक है। तो लिप में क्या होगा, लिपोसक्शन इज इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एडिपोज टिश्यू थ्रू द मिनिमम इंसिजन यूजिंग ए हॉलो सक्शन कैनुला। कैनुला क्या है, तो एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सेस जो एडिपोज टिश्यू होता है उसको रिमूव करते हैं मिनिमम इंसिजन मतलब कम से कम काट के, ठीक है। एक की प्रिंसिपल ऑफ लिपोसक्शन इज दैट फैट इज बीइंग रिमूव्ड विदाउट स्किन टाइटनिंग। मतलब लिपोसक्शन में क्या होता है ना कि हम फैट को तो रिमूव करते हैं लेकिन उसमें स्किन टाइट नहीं होता है, यही इसका एक मेन फंक्शन है, ठीक है। One rely on the patient inherent skin elasticity to provide retraction over the created adipose deposit। इसमें पूरे क्या पे डिपेंड करता है, तो पेशेंट का इनहेरिटेंट स्किन इलास्टिक पे, ठीक है। अब असेसमेंट ऑफ स्किन टोन, देखिए पिक्चर, ये ऑपरेशन के पहले है फेसलिफ्ट, क्या है, लूज है, ये डिसेंडेंट है, लेकिन देखिए ऑपरेशन के बाद कैसा हो गया, ये एज कम लग रहा है ना, यंग हो गई है। ये देखिए नेसोफ्लैंटल एंगल है, ये टिप कॉल्यूमनर एंगल है, नेसोलेवियल एंगल है। ये जब विड्थ कम करना रहता है तो क्या करते हैं, लेटरल कार्टिलेज को कम करते हैं, तो वही लाइनोप्लास्टी एनाटोमी है, ठीक है। नोज को लंबा किया गया है, ये सब दिखा रहा है। प्री ऑपरेटिव के पहले नोज ऐसा था, ऑपरेशन के बाद नोज ऐसा हो गया, ठीक है। तो यही सब मेन होता है। तो स्किन ऑफ टोन को हम कैसे जानते हैं, तो वाइटल पार्ट ऑफ पेशेंट इवैल्यूएशन, तो ये पेशेंट को इवैल्यूएट करके, इफ़ द स्किन इज लैक्सिटी इन द एरिया टू बी ट्रीटेड इट मे वर्स आफ्टर लिपोसक्शन। अगर स्किन में क्या होता है, लैक्साइटी होता है, लैक्साइटी क्या होता है, मतलब कि लूज और रिलैक्स होता है, तो वो ट्रीटमेंट के बाद और ज़्यादा लूज और रिलैक्स हो सकता है, मतलब और ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लिपोसक्शन शुड बी यूज एज ए टूल फॉर कॉन्ट्यूरिंग प्रोमिनेंट एडिपोज डिपोजिट एंड नॉट कंसीडर टू बी वेट लॉस ट्रीटमेंट। इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एडिपोज जो डिपोट होता है उसको कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसका वेट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। बेस्ट कैंडिडेट फॉर लिपोसक्शन आर इंडिविजुअल हु आर क्लोज टू देयर गोल वेट एंड हैव फोकल एडिपोज डिपोजिट दैट रेजिस्टेंट टू द डाइट। अच्छा, ये लिपोसक्शन सबसे अच्छा उन पे किया जाता है जो बहुत मतलब पहले मोटे थे, अब क्या हो गया, वेट लॉस कर चुके हैं। अब उनका सिर्फ ये क्या करना है, उनका जो वेट है, जो एडिपोज टिश्यू है, वो फैट और एक्सरसाइज से अब कम नहीं होगा, तो वो सिर्फ अब उस एडिपोज टिश्यू को निकालता है, ठीक है। सक्शन कैनुला रिमूव फैट बाय एवोल्सिंग अ स्मॉल पाल्सर ऑफ एडिपोज टिश्यू इनटू ए स्मॉल। कहीं ना इसमें इंसिजन क्या होता है, सबसे कम होता है, कम जितना हो सके उतना कम है, तो इसमें रिमूव फैट कैसे करते हैं, ए स्मॉल होल के द्वारा। With standard suction lipotomy, fat is removed only when cannula is actively moved through the टिश्यू प्लेन। मतलब कि ये सक्शन कंप्लीट कब होता है, तभी जब कैनुला पूरी तरह फ्रीली मूव कर सके पूरे टिश्यू प्लेन में, ठीक है। तो लार्जर डायमीटर कैनुला रिमूव एडिपोज टिश्यू फास्ट। अगर कैनुला का डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एडिपोज टिश्यू जल्दी निकलेगा, ठीक है। बट कैरी हायर रिस्क ऑफ कॉजिंग कॉन्ट्यूर इरेगुलरिटी, लेकिन लार्जर है तो उसके कारण इरेगुलरिटी और रिस्क ज़्यादा होगा, जैसे कि ग्रूविंग, अनइवन रिमूवल, मतलब कहीं पे ज़्यादा निकल गया, कहीं पे कम निकल गया, ये सब के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहिए। न्यूअर लिपोसक्शन टेक्नोलॉजी यूजेज अल्ट्रासोनिक प्रोब टू इमल्सिफाई द फैट वाया कैविटेशन बिफोर सक्शन। अभी नया टेक्नोलॉजी में क्या है, अल्ट्रासोनिक प्रोब यूज करने लगे हैं फैट को निकालने के लिए, ठीक है। Advocate of ultrasonic liposuction report that technique provide a more even or uniform removal of adipose tissue। ये इस टेक्निक के द्वारा ज़्यादा हम क्या एकदम क्या है, यूनिफॉर्म रिमूवल करते हैं एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। ए मेजर एडवांस इन द फील्ड ऑफ लिपोसक्शन वाज द डेवलपमेंट ऑफ ये
टूमिसेंट लोकल एनेस्थेसिया। अब क्या कह रहा है कि मेजर डेवलपमेंट कब हुआ, जब टूमिसेंट लोकल एनेस्थेसिया का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब इसमें क्या होता है, तो इस मेथड में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट लिडोकेन एंड इपिनेफ्रिन इन ए लार्ज वॉल्यूम थ्रू आउट द सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं, लिडोकेन और इपिनेफ्रिन को डालते हैं लार्ज वॉल्यूम में, ठीक है, थ्रू द सबक्यूटेनियस टिश्यू से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टूमिसेंट वॉल्यूम में रेंज फ्रॉम 1 to 3 टाइम्स द एंटिसिपेटेड एस्पिरेट वॉल्यूम। ये 3 टाइम्स क्या कर देता है, ज़्यादा एस्पिरेट करता है। डाइल्यूट लिडोकेन प्रोवाइड सफिशिएंट एनेस्थेसिया टू अलाउ द लिपोसक्शन टू बी परफॉर्म विदाउट एडिशनल एजेंट। मतलब कि इधर उधर का एजेंट लगाने से अच्छा है क्या करें, डाइल्यूट लिडोकेन क्या एनेस्थेसिया दे दें, जिससे कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है और पेशेंट को क्या हो जाए। मेनी सर्जन, अब क्योंकि बहुत सर्जन क्या यूज करते हैं, सिडेशन यूज करते हैं, जनरल एनेस्थेसिया यूज करते हैं, वेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ फैट आर रिमूव। लेकिन अगर वो ये डाइल्यूट लिडोकेन दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वेन जनरल एनेस्थेसिया इज यूज लिडोकेन डोज में बी रेड्यूस और इवन एलिमिनेटेड। कह रहा है कि ऐसे तो लिडोकेन क्या है, रीजनल एनेस्थेसिया है, लेकिन आप जब जनरल एनेस्थेसिया देते हैं तो लिडोकेन देने की ज़रूरत नहीं है, या तो कम दीजिए या देने की ज़रूरत नहीं है। इन टूमिसेंट एनेस्थेसिया द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइल्यूट लिडोकेन फ्रॉम द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज वेरी स्लो। अब कह रहा है जो इस एनेस्थेसिया के द्वारा जो ऑब्जर्प्शन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। विद द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑकरिंग 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। कितना, 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। द स्टैंडर्ड लिडोकेन डोजिंग लिमिट ऑफ 7 mg पर kg में भी सेफली एक्सीड। मतलब कह रहा है कि अगर मान लो कि अगर लिमिट बढ़ाना है तो किससे दे सकते हैं, तो 7 mg पर kg, मतलब कि अगर 10 kg का बच्चा है तो 70 mg हम दे सकते हैं, ठीक है। करेंट रिकमेंडेशन सजेस्ट ए लिमिट ऑफ 35 mg पर kg ऑफ लिडोकेनिन विथ टूमिसेंट एनेस्थेसिया। वो नॉर्मल में बता रहा है, लेकिन अगर आप टूमिसेंट एनेस्थेसिया दे रहे हैं तो 35 mg पर kg दे सकते हैं, ठीक है। ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टूमिसेंट एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूट इपिनेफ्रिन। फिर से डाइल्यूट इपिनेफ्रिन आ गया। क्या कह रहा है कि मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है टूमिसेंट एनेस्थेटिक सॉल्यूशन का, द डाइल्यूट इपिनेफ्रिन, जो क्या करता है, ब्लड लॉस को लिमिट कर देता है। Safely used are paramount for liposuction because of the potential fluid shift post-operative and hypothermia। कह रहा है कि सेफ्टी इशू रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि ऑपरेशन के बाद क्या हो सकता है, फ्लूइड शिफ्ट हो सकता है और हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। इफ़ ग्रेटर देन 5000 ml ऑफ एस्पिरेट इज टू बी रिमूव, प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म इन ए एक्रीडिएटेड एक्यूट केयर हॉस्पिटल फैसिलिटी। अगर आप 500 ml से ज़्यादा एस्पिरेट कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल फैसिलिटी के अंदर रहें। आफ्टर द प्रोसीजर वाइटल साइन एंड यूरिनरी आउटपुट शुड बी मॉनिटर्ड ओवरनाइट। क्या कह रहा है कि अगर ये क्या कौन सा प्रोसीजर था, टूमिसेंट जो प्रोसीजर था, ये करने के बाद हमको क्या करना चाहिए, वाइटल साइन और यूरिनरी आउटपुट पूरे रात क्या करना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग। ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग, इसमें क्या होता है कि जो हम लिपोसक्शन में फैट निकाले हैं उसके फिर से फैट को री इंजेक्ट करना, ठीक है। ये की टू द टेक्निक इज द प्रोसेसिंग स्टेप इन विच स्टेरेटिव कलेक्टेड फैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वस एंड फ्री लिपिड फ्रैक्शन। मतलब ये कौन सा है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेराइल कलेक्टेड फैट है ना उसको क्या करते हैं, फिर से इंजेक्ट करते हैं। क्यों, ताकि जो ये एक्वस और फ्री लिपिड फ्रैक्शन है वो सब क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो इसमें हम कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्टरिंग टेक्निक। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्टरिंग टेक्निक। द एडिपोज ग्राफ्ट आर देन इंजेक्टेड इनटू टिश्यू यूजिंग स्पेशली ब्लंट टिप कैनूला। इसको हम करेंगे कैसे,
तो करेंगे किसके द्वारा, ब्लंट टिप कैनुला के द्वारा, फिर से इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अ स्मॉल एलिक्वेट ऑफ द ग्राफ्ट मटेरियल आर इंजेक्टेड विद द ईच कैनुला पास। अब कैनुला से पहले तो हम कैनुला डालेंगे ब्लंट टिप का, फिर उसमें क्या डालेंगे, अ स्मॉल एलिक्वेट, जिससे कि क्या होगा, फैट इज इंटरपोज्ड विद द वेस्कुलाइज टिश्यू ऑफ द रिसिपिएंट वेद इन द स्मॉल चैनल, जो इससे कि क्या हो सकता है, स्मॉल चैनल तक क्या हो जाएगा, फैट चला जाएगा। ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग हैज़ बीन यूज्ड प्राइमरी फॉर द फेशियल एस्थेटिक ऑगमेंटेशन ऑफ द मिड लाइन, मिड फेस। ये मेनली किसके लिए होता है, तो मिड फेस को सही करने के लिए, क्योंकि मिड फेस में किसी को गोल गाल पसंद होता है, तो उसमें ये हम कर सकते हैं। बट हैज़ बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ब्रेस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग को क्या चाहिए, कुछ लोगों को ब्रेस्ट क्या चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, तो उसके लिए ये यूज करते हैं ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग। किसके लिए, तो किसी को गोल गाल चाहिए या ब्रेस्ट बड़ा चाहिए, उसके लिए, ठीक है। और किसके लिए यूज करते हैं, बतख ऑगमेंटेशन, बतख किसी का होता है कम ये गोल होता है, तो उसको गोल शेप देने के लिए हम यूज करते हैं, और ब्रेस्ट को रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। देखिए ऐसे ऑपरेशन के बाद ऐसा हो जाएगा, देखें, ठीक है। अब क्या है, इंसिजनल बॉडी कॉन्टूरिंग, ये हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।